हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल ऐप रिकॉर्ड्स। और आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में CSS 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस इंटरमीडिएट लेवल। जी हाँ, हम इस प्रेप सीरीज़ में फिफ्थ वीडियो को शूट कर रहे हैं जिसमें हम CSS 3 के इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हमने HTML की पूरी सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने HTML के तीनों लेवल के क्वेश्चंस को कवर किया। आप उन्हें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है। जी हाँ, और अगर आपने हमारे इस सीरीज़ की बिगनर लेवल के क्वेश्चंस को मिस कर दिया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को देखिए और सीखिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जिससे कि आप अपने नेक्स्ट फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। यहाँ आगे चलते अपनी इस वीडियो में प्रेप सीरीज, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। इस सीरीज़ में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। हर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम HTML CSS के कवर किए हैं। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, व्यू, नोड, PHP, इन टेक्नोलॉजीज़ को भी कवर करेंगे, जिससे कि आप अपनी फेवरेट टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकें। आगे चलते हैं। व्हाट यू विल गेट, इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें आपको 11 इंटरमीडिएट लेवल के CSS इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ ऐसे सॉर्ट आउट क्वेश्चंस मिलेंगे, लिस्टेड क्वेश्चंस हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनकी प्रायोरिटी पूछे जाने की हाई होती है इंटरव्यू में। डाउनलोडेबल मटेरियल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उनकी आंसर्स करेंगे, या फिर आपके उन क्वेश्चन से अगर किसी और को हेल्प मिलती है तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर एक ऐसा सिलेक्टर है जिसके हेल्प से आप HTML के हर एलिमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, हर एलिमेंट पे अपनी वो प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इस नाम से आपको जानकारी होनी चाहिए उस सिलेक्टर की। अगर आप स्टार लगा के कोई भी प्रॉपर्टी CSS में लिखते हैं तो वो CSS की प्रॉपर्टी आपके HTML के हर एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको लिख के दिखाया भी है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ RWD, एक्सप्लेन मीडिया क्वेरीज विद देयर ब्रेक पॉइंट्स। यहाँ RWD क्या है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करनी आनी चाहिए, या फिर उसको कैसे रिस्पॉन्सिव किया जाता है इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा बार पूछता है कि हाउ कैन आई implement media queries into my website, or how can I create a website which is compatible with all the devices। जी हाँ, RWD is a technique used to display designed pages perfectly on every screen size and device, for example मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप। मतलब आपकी वेबसाइट हर स्क्रीन पे कंपेटेबल होनी चाहिए, स्मूथली चलनी चाहिए। ये RWD कॉन्सेप्ट है। मीडिया क्वेरीज एंड ब्रेक पॉइंट्स, कुछ मीडिया क्वेरीज का मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं उनके ब्रेक पॉइंट्स कैसे कैसे हैं। ऊपर से अगर बात करें, @media min width 1441 पिक्सल, अगर आप इसे लगाते हैं तो मिनिमम 1441 आपकी स्क्रीन विड्थ होनी चाहिए, उसके ऊपर ये मीडिया क्वेरी चलेगी। मतलब अगर आप इन ब्रेसेस के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे, वो प्रॉपर्टी तभी चलेगी जब आपकी स्क्रीन साइज 1441 पिक्सल से ज़्यादा होगा। लैपटॉप स्क्रीन हमारी यूजुअली 1366 पिक्सल से लेकर 1440 पिक्सल्स तक होती है। आईपैड प्रो जो बिग स्क्रीन का आईपैड है, उसकी स्क्रीन साइज 1024 पिक्सल से लेके 1365 पिक्सल्स तक होता है। आईपैड की स्क्रीन 1768 से लेके 1023 पिक्सल्स तक होती है। हर मोबाइल डिवाइस वैसे तो 767 पिक्सल के अंदर कवर हो जाता है, पर अगर कुछ मोबाइल डिवाइस iPhone 4 हो गया, जैसे iPhone 5 हो गया, इनके थोड़े और भी ज़्यादा छोटे हैं। जैसे iPhone 4 320 पिक्सल है,
तो आप 767 के लिए जो लिखेंगे वो आपका आईफोन 4 में कंपेटेबल नहीं होगा, तो इसलिए आपको उसके लिए 320 के नीचे लिखना पड़ेगा। तो ब्रेक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज जेड इंडेक्स एंड देयर बेनिफिट्स? जेड इंडेक्स क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है? द जेड इंडेक्स हेल्प्स टू स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर पोजिशन एलिमेंट that map overlap one each other. The z-index default value is 0 and can take on either positive or negative number. z-index क्या है? z-index आपकी वेबसाइट को 3 डायमेंशनल लुक देने के लिए होता है। जैसे कि 2 डायमेंशन तो आपकी वेबसाइट है, आपका लैपटॉप स्क्रीन है ही। 3 डायमेंशन जैसे कि आपने एक एलिमेंट के ऊपर एक एलिमेंट रख दिया, अब आपको किस एलिमेंट को टॉप पे रखना है और उसके पीछे कौन से एलिमेंट को रखना है, ये जेड इंडेक्स से स्पेसिफाई होता है। कि जैसे आपने 2 एलिमेंट लिए और एक एलिमेंट को पीछे रखा है और उसको उसके ऊपर लाना है आगे वाले के, तो आपको पीछे वाले का जेड इंडेक्स ज़्यादा करना होगा आगे वाले जेड इंडेक्स से, तो पीछे वाला एलिमेंट आपका ऊपर आ जाएगा आगे वाले के। इस तरीके से जेड इंडेक्स काम करता है। जेड इंडेक्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ लेता है और ये 9999 या उससे भी ज़्यादा भी चला जाता है। तो जेड इंडेक्स कैन टेक फॉलोइंग वैल्यूज़: auto sets the stack order equal to its parent number order, the stack order initial set this property to its default value। ये क्या है? अगर आपने जेड इंडेक्स ऑटो दे दिया तो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग जेड इंडेक्स सेट हो जाएगा कि पेरेंट का जेड इंडेक्स कितना है उसके अकॉर्डिंग अपना सेट कर लेगा नीचे वाला एलिमेंट। नंबर्स में अगर आप देते हैं तो ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं। इनिशियल देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रहता है, इनहेरिट देंगे तो अपने पेरेंट का ही जेड इंडेक्स वो पिक कर लेगा। तो जेड इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से वो काम करता है, उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपको। डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में क्या कौन सा ऐसा डिफरेंस है। क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर को लगता है कि इसके बारे में डेवलपर को या डिज़ाइनर को नहीं पता होगा। तो अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है वेब डिज़ाइनिंग में तो आपको पता होगा, अदरवाइज सच में आपको नहीं पता होगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। विजिबिलिटी हिडन क्या करता है? आपके एलिमेंट को हाइड कर देता है आपके वेब पेज पे से। डिस्प्ले क्या करता है? आपके उस एलिमेंट को हाइड कर देता है आपके वेब पेज पे से। फिर डिफरेंस क्या है? विजिबिलिटी हिडन आपके एलिमेंट को हाइड कर देगा, बट जितने स्पेस में वो एलिमेंट था उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब उतना स्पेस आपको वाइट बैकग्राउंड में दिखेगा कि यहाँ पे कुछ है पर वो दिख नहीं रहा है। डिस्प्ले नन क्या करेगा? उस एलिमेंट को आपके वेब पेज से हटा ही देगा, मतलब उतना स्पेस दिखेगा भी नहीं, उसके ऊपर उसके नीचे जो भी था वो मर्ज हो जाएगा, वो बीच का स्पेस गायब हो जाएगा। बस छोटा सा डिफरेंस है विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में, और सबको नहीं पता होता। तो आपको पता होना चाहिए विजिबिलिटी हिडन स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एलिमेंट हाइड करता है। डिस्प्ले नन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता फिर भी एलिमेंट को हाइड कर देता है। एक्सप्लेन सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस से ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या है, पर आपने इसकी सूडो क्लासेस कितनी बार यूज़ की होंगी अपने वेब डेवलपमेंट करियर में। तो ये कीवर्ड भी आपको याद होने चाहिए: सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें। सूडो क्लासेस वो हैं जो एडिशनल फीचर देते हैं आपकी किसी भी क्लास को, जैसे होवर, फोकस, विजिटेड, एक्टिव, आपकी क्लास के साथ ये लग जाते हैं और उसको स्पेशल इफेक्ट दे देते हैं। सूडो क्लासेस के 4 एग्जाम्पल है: होवर, फोकस, विजिटेड, एक्टिव। मैंने एक एग्जाम्पल नीचे लिखा भी है कि इस तरीके से डॉट बटन कोलन होवर। अगर आप इस तरीके से यूज़ कर देते, जब आप होवर करेंगे उस बटन को तो उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो जाएगा। कर्सर हटा देंगे तो उसका बैकग्राउंड वैसे ही हो जाएगा जैसा आपने पहले दिया था। सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट क्या है? 2 छोटे से सूडो एलिमेंट्स हैं जिनको के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बार यूज़ भी होते हैं और CSS इंटरव्यू क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं ये सूडो एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर, ये दोनों सूडो एलिमेंट्स है जो एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं आपके सिलेक्टर्स को या आपकी क्लासेस को, या कोई भी सिलेक्टर है आपके पास, ID सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है, टैग सिलेक्टर है, कोई डिव यूज़ कर रहे हैं आप, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने सूडो एलिमेंट्स को। जैसे कि मैंने यूज़ किया सेक्शन क्लास में
तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ आपको एम्प्टी रखना होता है उसे, या फिर कुछ वैल्यू देनी होती है उसके बिना कंटेंट कीवर्ड के आप सूडो एलिमेंट्स नहीं यूज कर सकते। आपको वो आपके वेब पेज पे दिखेगा ही नहीं, विजिबल ही नहीं होगा। हाउ टू चेंज पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट, पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? तो पोजीशन कुछ 5 टाइप की है हमारे पास। पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टैटिक। ये पांचों पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर पूछ सकता है किस पोजीशन से क्या होता है, फिक्स कब यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट किस केस में चलती है, स्टिकी और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है। पोजीशन स्टिकी कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। पोजीशन स्टिकी रिलेटिव की तरह वर्क करती है, आपके वेब पेज पे उस एलिमेंट को मूवमेंट करने देगी, और कुछ एक थ्रेशोल्ड के बाद, कुछ एक पॉइंट के बाद वो पोजीशन फिक्स हो जाती है, फिर वो फिक्स रहेगी और आपका वेब पेज मूवमेंट करता रहेगा। ऐसे एब्सोल्यूट बिना रिलेटिव के वर्क नहीं करती है, आपको रिलेटिव के साथ उसका कॉम्बिनेशन आना चाहिए। आपको पेरेंट एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देनी होगी, और चाइल्ड एलिमेंट को जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो उसी केस में ये वर्क करती है। What is the use of box sizing border box? By default, elements have box sizing content box applied and only the content size is being accounted for. तो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट होते हैं हमारे, वो कंटेंट बॉक्स होते हैं। इसमें जो हमारा कंटेंट का साइज होता है सिर्फ उन्हीं के साइज को हम वेबसाइट में अकाउंट करते हैं, मतलब उन्हीं की वैल्यू होती है, वो जितना स्पेस लेते हैं हम उसको देते हैं। पर अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं, चेंज हाउ द विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट्स आर बीइंग कैलकुलेटेड, तो उस बॉक्स की हाइट और विड्थ कैलकुलेट होती है, उसकी मार्जिन पैडिंग कैलकुलेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके दूसरे एलिमेंट्स एडजस्ट होते हैं। लेट अस सपोज आपने किसी एलिमेंट को आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया, तो उस एलिमेंट के चारों तरफ जो भी एलिमेंट होंगे वो उतनी दूरी पे रहेंगे, उतना स्पेस लेंगे जितना आपने उसकी विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर दिया होगा। अगर आपने उस एलिमेंट का बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स दिया है तो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसका कंटेंट है। तो उसमें पैडिंग, मार्जिन आपने दिया हो तो उसके अंदर वो मर्ज हो जाएंगे आके उसके आसपास के एलिमेंट्स। तो बॉक्स साइजिंग के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट एंड फ्लोट लेफ्ट। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, you use aligned to align text and other items, rather it be left, right, centered or justified. Align does not remove the item from the document flow. अलाइनमेंट टेक्स्ट लाइन की करता है, आपके एलिमेंट को या फिर आपको टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट में मूवमेंट करने देता है, और उसके आसपास के जो भी एलिमेंट होते हैं उनको रिमूव नहीं करता, उनके साथ ही एडजस्टमेंट करता है। फ्लोट क्या करता है, आपके उस डॉक्यूमेंट फ्लो को ही ब्रेक कर देता है। जैसे कि आपने 2 बॉक्सेस बनाए, बॉक्स 1, बॉक्स 2। बॉक्स 1 के बाद बॉक्स 2 अपने आप आ रहा है, बट आपने बॉक्स 1 को फ्लोट लेफ्ट दे दिया तो क्या होगा, बॉक्स 2 का फ्लो टूट जाएगा, वो अपने आप बॉक्स 1 के आगे आ जाएगा, या फिर वो बॉक्स 1 के ऊपर चढ़ जाएगा। पर जैसे भी होगा पर वो फ्लो तोड़ देगा आपके डॉक्यूमेंट का। उसको मैनेज करने के लिए हम डिस्प्ले टेबल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ मैनेज हो जाती हैं। अदरवाइज़ फ्लोट आपके डॉक्यूमेंट फ्लो को ब्रेक कर देते हैं। इसके बदले अगर आप टेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाउ टू सेंटर लाइन एलिमेंट यूजिंग CSS। या कोई आपके पास बॉक्स है या कोई एलिमेंट है, उसको आपको सेंटर लाइन करना है। सेंटर लाइन मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ। टेक्स्ट लाइन सेंटर आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सेंटर लाइन करने में हेल्प करता है, वर्टिकल एक्सिस पे वो काम नहीं करता। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं, जैसे वर्टिकल अलाइन मिडिल है, वो अलग केस में काम करती है सेंटर लाइन करने में, वो टेबल के केस में काम करती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसके हेल्प से आप वर्टिकली और सेंटर हॉरिजॉन्टली अपने उस बॉक्स को सेंटर लाइन कर सकते हैं। आपको अपने उस बॉक्स को पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है, लेफ़्ट टॉप 50-50% देना है, उसकी कुछ विड्थ रख देनी है,
और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50% एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे दोगे तो अगर आप की स्क्रीन छोटी बड़ी भी होती है तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में रहेगा एलिमेंट। तो इस प्रॉपर्टी को आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉक्स को आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कैसे सेंटर में ला सकते हैं। जी हाँ, हमारी वीडियो का लास्ट सेक्शन चल रहा है ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। आपने जो अभी तक 11 क्वेश्चन देखे हैं, पढ़े हैं, जिनके बारे में जाना है, उसमें से कौन से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जिसमें से पहला यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ RWD, इसके बारे में पता ही नहीं, इस पर अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए क्योंकि आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले, जी हाँ, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अपनी इस लिस्ट में रखा है। सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट्स के बारे में पता होगा, ये मैं जानता हूँ, बट इस कीवर्ड को नहीं पता होगा कि सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट्स क्या हैं। तो इस कीवर्ड के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिससे आप बता सकें कि सूडो क्लासेज एंड सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आपके बारे, आप अपना कोई भी लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जिसमें आपको चैलेंज फेस कर रहे हो, या फिर आप अगले आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।